डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का पहला चैप्टर या पूरे फिजिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ा वेक्टर की जानकारी रहना ज़रूरी है, जो कि 11 में ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो। लेकिन फिर हम यहाँ पे दोबारा उसको रिकॉल करा दे रहे हैं। थोड़ा देखिए, वेक्टर में थोड़ा पोजीशन वेक्टर से संबंधित कैसे थोड़ा उसका डायरेक्शंस वगैरह निकाला जाता है। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ ए कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 है, और ये दूसरा कोई पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तो अगर हमको ए बी डायरेक्शंस अगर फाइंड करना है, ए बी वेक्टर ए बी अगर फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। और इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों का जो एरो है वो सेम है और इसका अपोजिट है, इसलिए ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट होगा तो कैसे लिखेंगे? रिजल्टेंट R2 इक्वल टू R1 प्लस ए बी। So therefore AB equal to R2 minus R1। तो इस तरह से हम यहाँ पर AB डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं A से B। तो B का पहले पोजीशन वेक्टर लिखिए और फिर माइनस में A का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। अगर मान लो कि हमें BA फाइंड करना है, BA, तो BA जब फाइंड करेंगे तो BA, B से A मेरा फाइनल है, तो पहले A का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे R1, फिर B का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे R2। अब अगर मान लो कि AB का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसी वेक्टर को इसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करना है। और वेक्टर में चूंकि फिजिक्स में बहुत डायरेक्शंस, बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं वो वेक्टर होता है, तो वेक्टर होता है तो उसका डायरेक्शंस भी फाइंड करना जरूरी होता है। तो ए बी अगर ए से बी की ओर डायरेक्शन हमको फाइंड करना है, तो बी मेरा फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन, तो पहले यहाँ पे बी का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, फिर माइनस करके ए का पोजीशन वेक्टर R1 लिखेंगे, R2 माइनस R1। और बी ए फाइंड करना है, बी से ए की ओर अगर फाइंड करना है, तो ये मेरा फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो R1 माइनस R2 करेंगे। तो इस तरह से ये याद रखेंगे। ठीक है, अभी अब देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो इसमें दो लॉ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले मैं सपोज दैट कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए कि ए मेरा एक वेक्टर है और ये बी मेरा दूसरा वेक्टर है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, तो हम ऐसा करेंगे कि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी को हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसका डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, और इसका जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पे पड़ना चाहिए। तो हम इसी के पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। ये वेक्टर बी हो गए। अब हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम ए के टेल से बी के हेड को ज्वाइन करेंगे, एरो देंगे ए के हेड से, टेल से बी के हेड को, यही मेरा रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू हम लिखेंगे ए प्लस बी। तो इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं। याद रखना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करते समय मान लो ये दो वेक्टर है ए और बी, तो यहाँ पर
वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी के टेल को प्लेस करना है, फिर वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन कर देंगे, तो यही मेरा रिजल्टेंट होगा। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसमें गलती करता है कि अगर ए और बी के बीच का अगर तुमको एंगल फाइंड करना हो तो याद रखिए कि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ए वेक्टर का हेड है और यहाँ पर बी वेक्टर का टेल है, तो एक का हेड दूसरे के टेल पे पड़ने पर जो ये एंगल बन रहा है, ये मेरा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल नहीं है, बल्कि क्या करना है कि ए वेक्टर को थोड़ा सा हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं यूं। अगर मैं इस तरह से शिफ्ट कर दिया ए वेक्टर को यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों का टेल यहाँ पे आ रहा है, तो जब टेल टेल मीट आपस में करते हैं और हेड हेड आपस में मीट करता है, तो उस समय जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वही मेरा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कहलाएगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है हमेशा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए याद रखना है दोनों का टेल एक जगह मीट करना चाहिए या तो दोनों का हेड एक जगह मीट करना चाहिए। अदरवाइज अगर नहीं मीट कर रहा है तो फिर उसको आप स्लाइड कर दीजिए, शिफ्ट करिए यहाँ से थोड़ा सा इसके पैरेलल, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर मैं शिफ्ट इधर कर दूँ तो दोनों का टेल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके दोनों के टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है वही मैं कहूँगा वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक है, अब मैं दूसरा अगर देखता हूँ, दूसरा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कि वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो अभी ए और बी के बीच का देख रहे हैं ये दोनों का टेल यहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये जो बीच का एंगल होगा इसको ही हम लोग ए और बी के बीच का एंगल कहेंगे। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को दोनों को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान करके हम लोग एक पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचेंगे और इसके पैरेलल हम यहाँ एक लाइन खींचेंगे, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होने के बाद इन दोनों के कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे टेल है इससे हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जी, तो यही मेरा रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दोनों वेक्टर को हम लोग दोनों का टेल एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड मान करके हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे और फिर हम यहाँ से इसके जो कॉमन पॉइंट है वहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, तो ये डायगोनल जो होगा वही इन दोनों वेक्टर का सम होगा। अब ये तो वेक्टर के फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। अब अगर हमको मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए तो कैसे हम निकालते हैं बाय फॉर्मूला। तो मान लो ए और बी के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ये तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हमको डायरेक्शन फाइंड करना है तो मान लो सपोज दैट कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है। लेट कर लेते हैं कि रिजल्टेंट आर मेक्स an angle theta with vector A। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
tan थीटा। अब इसको कैसे याद रखते हैं, तो ये याद रखिए, देखिए वेक्टर आर ए के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ए के साथ, तो हम ए को छोड़ देंगे, बी को पहले लिखेंगे, बी साइन दोनों के वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल अपॉन फिर ए प्लस बी कॉस अल्फा। ये डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है अगर वेक्टर ए थे। उसी तरह अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पर हम ये बोल दें कि सपोज रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी, बी के साथ, वेक्टर बी के साथ हमारा एंगल बन रहा है सपोज दैट ये वाला। तो अगर ये एंगल अगर हम लेते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो फिर मैं बी को छोड़ दूंगा, यहाँ लिखूंगा ऐसे tan थीटा इक्वल टू ए साइन अल्फा अपॉन में फिर यहाँ बी लिखेंगे प्लस में फिर ए कॉस अल्फा। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। हम समझते हैं सब याद हो गया होगा, ऑलरेडी तुम लोग 11 में ये पढ़े होंगे। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए ये है √a² + b² + 2ab cos अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, और इसका डायरेक्शन अगर फाइंड करना है तो अगर रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल थीटा विथ ए के साथ अगर एंगल बना रहा है तो ए को छोड़ दीजिए, tan थीटा इक्वल टू बी साइन अल्फा लिखिए अपॉन में a प्लस बी कॉस अल्फा। और अगर रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल थीटा विथ बी लिखा हुआ है तो tan थीटा इक्वल टू बी को छोड़ दीजिए, a लीजिए a साइन अल्फा अपॉन बी प्लस a कॉस अल्फा। कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस जिसमें कि चूंकि इसके ऑलरेडी पहले जो मैं फॉर्मूला बताया हूँ उसी पर कुछ स्पेशल केस हम डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद रख लेंगे। जैसे कि अगर ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब है कि अल्फा जो है 0 है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डायरेक्शन एक ही है। तो इस स्थिति में रिजल्टेंट इक्वल टू जो आएगा वो a प्लस बी होगा, और डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ आर ए अलोंग वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब अगर दूसरा केस देखते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव अपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर ए और वेक्टर बी के अपोजिट डायरेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है और वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस स्थिति में अल्फा का मान जो आएगा वो 180 होगा। तो इस स्थिति में तब हम यहाँ पर लिखेंगे R इक्वल टू a माइनस बी। इफ a का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है मैग्नीट्यूड ऑफ b से, तो a माइनस बी लिखेंगे, R इक्वल टू a माइनस बी। और डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ R a अलोंग, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसी के डायरेक्शन में होगा वेक्टर a। और R इक्वल टू हम लिखेंगे b माइनस a इफ मॉड ऑफ b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। यदि b का मैग्नीट्यूड a से बड़ा है तो फिर मैं b माइनस a लिखूंगा। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ जो r है a अलोंग वेक्टर b होगा। चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड b का बड़ा है इसलिए रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग b होगा। इन सब चीज़ों को याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं वो वेक्टर होता है।
अब ये तीसरा केस है, मान लीजिए कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए और बी दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर फिर ए और बी के बीच का हम यहाँ पे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री दे दिए, यानी कि अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों को मैं पैरेललोग्राम एक बना दूंगा इस तरह से, और ये कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे यही मेरा रिजल्टेंट होगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर cos 90 जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। और इसका मान लीजिए ए के साथ एंगल अगर थीटा बन रहा है तो मैं यहाँ लिखूंगा tan थीटा, ए को छोड़ देंगे बी लिखेंगे, यहाँ पर साइन 90 डिग्री अपॉन में ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो इसलिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए। और यदि डायरेक्शन हम यहाँ बी से लेते हैं, बी की तरफ से लेते हैं थीटा एंगल, तो फिर यहाँ tan थीटा हम लिखेंगे ए बाई बी, और अगर ए से हमने डायरेक्शन लिया है तो फिर लिखेंगे बी बाई ए। अब ये चौथा केस देखते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, और ये जो रिजल्टेंट है वो ए से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट इक्वल टू लिखना है हमको 2a, या तो ए के बदले बी लिख सकते हैं, और कॉस अल्फा बाय 2, और डायरेक्शन जो है थीटा इक्वल टू वो अल्फा बाय 2। तो ये चारों जो है स्पेशल केसेस जो है बार बार आएंगे, तो ये हमको थोड़ा याद रखना है। और इससे हट के अगर कोई केसेस होता है तो डायरेक्ट जो ऑलरेडी हम लोग जो वो मेन फार्मूला लिखे हैं उसी फार्मूले से हम लोग को जो मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है।